हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा कि पोषण के बारे में देखा। आहार, इसकी अभी 2 ही 4 क्लास हुई होंगी। आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में हम लोगों ने अभी समझा है कि आहार क्या होता है। आहार जो होते हैं वह दो भी हो सकते हैं। ये ठोस भी होता है, तरल पदार्थ भी होते हैं, तरल पदार्थ के रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन आहार का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हम ठोस है उसको खा रहे हैं तो चाहे जो भी चीज़ खा लें। ठोस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम खाएं उससे क्या है कि हमारे जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, हमारे उसकी जो नीड है उसको पूरा हो, उससे हमको पोषण मिले। ठीक, तो वो चीज़ें आहार कहलाएंगी। हमने पोषण के बारे में देखा। पोषण एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जो हमारे द्वारा खाए गए आहार पर होती है। ठीक, तो ये पोषण हो गया। उसके बाद आहार, पोषण, विज्ञान। विज्ञान के बारे में हमने क्या देखा था? इसकी परिभाषा के बारे में देखा कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो होता है किसी भी चीज़ का व्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो ये आहार एवं पोषण विज्ञान की हमने एक एक करके परिभाषा देखी थी। और इसके पिता कौन है? इसके पिता जो हैं आहार एवं पोषण विज्ञान के कौन है? लेवाइजर हैं। कौन है? लेवाइजर हैं। ठीक, और भारत में कौन है? भारत में कोलुथुर गोपालन है। कौन है? कोलुथुर गोपालन। तो इस तरीके से हमने इन चीज़ों के बारे में देखा था। फिर हमने क्या किया कि आहार का जो है आहार के बारे में पढ़ा। फिर इसके इतिहास के बारे में कुछ हम लोगों ने देखा। फिर और क्या देखा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक सुपोषण होता है, दूसरा कुपोषण होता है। तो ये जो है सुपोषण के बारे में देखा कि अगर हम आयु, कार्य, लिंग के अनुसार हम कोई भी चीज़ ग्रहण कर रहे हैं, अपने आहार को ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। मतलब सुपोषण जैसा है कि संतुलित आहार में हम लोग जैसा देखते हैं कि जिस तरीके से संतुलित आहार में सारी चीज़ें संतुलन मात्रा में होती है, तो वही सुपोषण है, वही संतुलित आहार है। सुपोषण मतलब सु मतलब अच्छा, पोषण मतलब आहार। हम अच्छा आहार ग्रहण करें कि हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सके। फिर कुपोषण हमने देखा कि इसमें 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक प्राथमिक स्थितियां होती है, दूसरी द्वितीय की स्थितियां। द्वितीय की स्थिति को क्या कहते हैं? गौड़ स्थिति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गौड़ स्थिति भी। जो द्वितीय की स्थिति होती है उसमें क्या होता है? प्राथमिक स्थिति क्या होता है? इसमें क्या होते हैं? सिर्फ रोग के लक्षण होते हैं कि जैसे क्या होगा कि चक्कर आएगा, सिर दर्द होगा, और क्या होगा कि जो थोड़ी वीकनेस लगेगी, मतलब इस तरीके से शरीर भारीपन दिखेगा। तो मतलब ये सब क्या है कि अगर प्राथमिक स्थिति में ही हम अपने शरीर का अपनी केयर कर लें या इलाज करवा लें तो क्या होता है कि गौड़ स्थिति नहीं आने पाती। अगर हम इसको एक हल्के तौर पे देखें, मतलब एक तरीके से रोग के लक्षण प्राथमिक स्थिति में देखे जाते हैं। द्वितीय की स्थिति में क्या होते हैं? द्वितीय की स्थिति में होते हैं कि द्वितीय की स्थिति में क्या होता है कि जैसे रोग, इसमें देखिए इसमें दो हम लोगों ने पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि इसमें जो है द्वितीय की स्थिति में 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक क्वासियारकर देखा था हम लोगों ने, दूसरा क्या देखा था कि मरस्मस देखा था। तो ये जो क्वासियारकर है और मरस्मस, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या है कि क्वासियारकर में जो होता है वह, इसमें क्या होता है? मून फेस दिखाई देता है। और मरस्मस में क्या होता है कि इसमें मंकी फेस दिखाई देता है। और मंकी फेस की तरह, मतलब जैसे बच्चे का चेहरा जो होता है, जिसको ये दिक्कतें होती हैं, वह उसका चेहरा जो होता है मंकी की तरह दिखता है। ठीक, और क्या होता है कि क्वासियारकर जो होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। लेकिन मरस्मस में क्या होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से मरस्मस रोग हो जाते हैं। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक पढ़ी थी। हमने देखा कि विंडो पीरियड क्या होते हैं, विंडो पीरियड के बारे में देखा, और हमने काफ़ी चीज़ें और भी देखी थी। अब हम देखते हैं कि क्वासियारकर और मरस्मस में जो थोड़ा बहुत अंतर है, इसके अंतर को अच्छे से हम लोग समझेंगे और जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, और मरस्मस। तो ये देखते हैं कि क्वासियारकर जो होता है ये 1 से 5 साल तक के बच्चों को होता है। किससे? 1 से 5 साल तक के। और मरस्मस जो होता है ये 1 साल के कम बच्चे को होता है। ठीक है, तो ये 1 से मतलब प्री स्कूल के बच्चों को होता है क्वासियारकर। ठीक है, और क्या है? ये किसकी कमी से हमने बताया? ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। और ये प्रोटीन की कमी से होता है। और ये किसकी कमी से होता है? प्रोटीन और कार्बोज दोनों की कमी से होता है।
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दोनों की कमी से ये होता है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें जो चेहरा कैसा दिखता है, बिल्कुल कैसा दिखता है कि इसमें चेहरा जो होता है वह मून फेस की तरह दिखेगा, मून की तरह। ठीक है। चंद्रमा की तरह मून, मतलब मून फेस हो जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो होता चेहरा जो होता है वह कैसा दिखता है कि इसमें मंकी फेस, और क्या ओल्ड फेस कह सकते हैं, या तो ओल्ड मैन की तरह इसका फेस दिखता है। ठीक है। और क्या होता है कि इसमें विकास बाधित हो जाता है, विकास बाधित। और क्या इसमें क्या होता है कि इसमें फैट जो होते हैं ये समाप्त हो जाता है। मतलब व्यक्ति जो होता है, बिल्कुल जो बच्चा जिसमें ये दिक्कतें होंगी वो बच्चा बिल्कुल सूखा हो जाएगा। उसमें फैट, उसका चेहरे में जो चमक होगी, जो कांति होगी, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, फैट समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या होता है, बालों के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। और क्या इसमें होगा कि ये देखिए, इसमें क्या होगा, क्वासियारकोर में प्रोटीन की कमी होगी और मरस्मस में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की होगी। इसमें मून फेस होगा, विकास बाधित होगा, और ये 1 से 5 साल तक के बच्चों में देखा जाएगा। मरस्मस जो है 1 साल से कम बच्चों में देखा जाएगा। और क्या होगा कि शरीर पर जो होते हैं वह धब्बे दिखने लगेंगे, शरीर पर धब्बे दिखने, इसमें जो होता है चेस्ट जो होता है बिल्कुल पिजन की तरह दिखेगा, पिजन चेस्ट। इसमें क्या होता है, त्वचा के नीचे से फैट समाप्त और शरीर सूख जाता है। सूख जाता है। इसमें क्या होता है, फैटी लीवर, यानी क्या होता है, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है। वष्टीय लीवर होता है। लीवर होता है। इसमें क्या होता है, बाल त्वचा सफ़ेद हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, बालों पर मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बालों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, के रंग पर। ठीक है। नहीं पड़ता है। और इसमें क्या होते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसमें क्या होता है, ओडिमा की कंडीशन होती है। और क्या होता है कि ये देखिए, शरीर पर धब्बे दिखने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें
देखिए इस तरीके से पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि क्वाशियार्कर में जो होता है इसे ये प्रोटीन की कमी से होती है, मरस्मस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होती है। और क्या होता है कि ये इसमें चेहरा जो होता है बिल्कुल मून की तरह, चंद्रमा की तरह दिखेगा। और इसमें मरस्मस में क्या होता है, मंकी की तरह चेहरा दिखेगा। इसमें चेहरा जो होता है बिल्कुल बूढ़ा हो जाएगा। त्वचा के नीचे से क्या होगी कि फैट जो होती है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। त्वचा से जो चमक होगी, कांति होगी, वो क्या होगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और चेस्ट जो होता है वह बिल्कुल पिजड़े की तरह दिखेगा, यानी पिजन चेस्ट देखने को मिलता है। तो यही जो क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेगा कि पिजन चेस्ट किस में देखने को मिलता है, तो किस में देखने को मिलेगा, मरस्मस में। ठीक है। और क्या होगा इसमें, देखिए फैटी लीवर, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण कम हो जाता है, वसीय लीवर होता है। तो इसमें जो होता है लीवर जो होता है बिल्कुल वसीय होता है। ठीक। तो ये हो गए इसके, इस दोनों में अंतर, क्वाशियार्कर और मरस्मस में अंतर हो गया। अब आज हम लोग देखेंगे, कल हम लोगों ने ये देखा था कि इसके जो होते हैं, जो मतलब जो भी हम लोगों ने पोषण पढ़े हैं, उसके बाद कौन कौन से जैसे विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट हो गए, तो इन सब में पहले शुरुआत हम लोग कार्बोहाइड्रेट से करेंगे। किससे? कार्बोहाइड्रेट से शुरुआत करेंगे। ठीक है। पोषक तत्व जो होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। हम लोगों ने देखा कि पोषक तत्व जो होते हैं 2 होते हैं, एक मैक्रो होता है, दूसरा माइक्रो होता है। मैक्रो का मतलब होता है कि जिसकी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उसको हम लोग मैक्रो मतलब कहते हैं। और माइक्रो क्या होता है? माइक्रो मतलब तक कम होता है, हमारे शरीर में उसकी आवश्यकता होती है वो कम होती है, उसको कहते हैं माइक्रो। ठीक। तो हम लोग पहले मैक्रो पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं, इसको क्या कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक, इसका जो होता है इसका सूत्र क्या है, इसको देखेंगे कि इसको पहले क्या कहेंगे, ये मैक्रो, ये हमने बताया क्या है, मैक्रो है, दीर्घ है। इसकी ज़रूरत जो है हमारे शरीर में ज़्यादा होती है ना, शरीर में ज़्यादा होती है। ये कैसा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक। तो ये दीर्घ है और शरीर में ज़्यादा ज़रूरत होती है। और क्या होता है, ये एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, और क्या करता है, ये ऊर्जा देने का कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। इससे ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है, इससे ऊर्जा जो होती है 4.2 मिलती है। ठीक है, मिलती है। ठीक है। और इसका फार्मूला जो होता है वह क्या है, इसका फार्मूला CH2O। ठीक। और क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, शरीर में ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कार्बनिक पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा देने का कार्य करता है। और इससे ऊर्जा कितनी मिलती है, 4.2 मिलती है, 4.2 मिलती है। और इसका फार्मूला क्या है, CH2O होती है। आप देख सकते हैं कि ये CH2O जो है ये किससे मिलता जुलता है, इसका फार्मूला है जल से ना, जल से मिलता है। जल का क्या है, जल का H2O है ना। तो ये देखिए यहीं पर ये जल का फार्मूला है, लेकिन यही कार्बन जो है ये यहीं पर मिल जाता है, तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का हो गया। तो क्या है कि 1 ग्राम कार्बोज में हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, 1 ग्राम खाएंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर कितनी हमको एनर्जी मिलेगी, 4.2 एनर्जी, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, और इस ऊर्जा का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या है, इंटरनेशनल यूनिट क्या है इस ऊर्जा का,
ऊर्जा का इंटरनेशनल यूनिट क्या है, इसका जूल है। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना कि ऊर्जा का मतलब जो इसकी ऊर्जा का इंटरनेशनल यूनिट क्या है, जूल है। क्या है, जूल है। भारत में सर्वाधिक पोषक तत्व किसको मतलब सर्वाधिक पोषक तत्व जो होता है वह कार्बोज होता है। इसको खाने में हम भारत में इसको खाने में कितना यूज़ किया जाता है, 60 से 70%। मतलब आप खाने की थाली में देखते होंगे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है। तो क्या है कि भारत में खाने में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होता है। कितना, भारत के खाने में 60 से 70% होता है। पूरे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य कार्बोज करता है। कार्बोज करता है। और क्या है, इसकी प्राप्ति कहाँ होती है, इसकी प्राप्ति जो होती है वह वानस्पतिक जगत से होती है। कहाँ होती है, कहाँ से, वानस्पतिक जगत से इसकी प्राप्ति होती है। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम लोगों ने देखा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह कार्बनिक पदार्थ है। इसका जो होता है फार्मूला जो है वो CH2O है। क्या है, CH2O, जो कि किससे मिलता जुलता है, इसका फार्मूला जल से मिलता जुलता है। ठीक है, ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और क्या है कि इसकी ये दीर्घ है, क्यों, क्योंकि इसकी हमारे शरीर में ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोगों के शरीर में यह एक कार्बनिक पदार्थ है और क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। हम जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमको कितनी एनर्जी प्राप्त होगी, कितनी 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल यूनिट क्या है, जूल है। भारत में सर्वाधिक पोषक तत्व जो है कार्बोज का होता है। भारत की थाली में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मतलब जो भी हम लोग खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70% होती है। पूरे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य क्या करता है, कार्बोज करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि यहीं पर वानस्पतिक जगत से हमको की है किसकी प्राप्ति होती है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। लेकिन ये वानस्पतिक जगत में किससे विकसित होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यह कार्बोहाइड्रेट विकसित होता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, सूर्य, पानी और क्या होता है कि और क्लोरोफिल भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन भाग लेता है, सूर्य, पानी और क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, उसमें कार्बोज उत्पन्न होता है। जब हम उसको क्या करते हैं, आहार को ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूरी होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है इसके बारे में और देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन के एक अणु, किससे, कार्बन के एक अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर बना है ना। हमने क्या देखा था, इसका सूत्र CH2O ना, क्या देखा है, CH2O। तो कार्बन के एक अणु, कितना, कार्बन का एक अणु है ना, और हाइड्रोजन के 2 अणु, और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। और यहीं पर हम लोग देखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है, तो आप बताएंगे कि 2:1 ना। और अगर पूछ लिया जाए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो 1:2:1। ठीक,
तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से आप देखेंगे कि ये इसका अनुपात हो गया, कार्बन का एक अणु, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु से मिलकर क्या कार्बोहाइड्रेट बना है। ठीक है, यह किससे मिलता जुलता है, जल से इसका जो है सूत्र मिलता जुलता है, इसका जो फार्मूला है वह किससे मिलता जुलता है, जल से। कार्बोज में जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट को पहले देखते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, इसके कितने भाग हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं इसके क्या होते हैं, इसके अणु जो होते हैं वो कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। कोई भी, ये देखिए इसके अणु दूर दूर रहने पर कोई भी संरचना नहीं बन पाती है। क्या होता है, जब इसके अणु जो होते हैं वह दूर दूर रहते हैं और दूर दूर रहने पर क्या होती है, कोई भी संरचना नहीं बन पाती है। इसीलिए क्या करते हैं, बन पाती है, इसीलिए इसे जोड़ने का काम कौन करता है, इसे जोड़ने का काम ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड से, ग्लाइकोसिड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की अगर यहीं पर देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे, आप इसका कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है, कि मतलब जिस रूप में जाकर कार्बोहाइड्रेट जो है वह डाइजेस्ट होगा, किस जिस रूप में, और अंतिम उत्पाद क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज। इसको क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई बोल सकते हैं कि ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है, ग्लूकोज है। तो मतलब इसको किसी भी तरीके से ये ग्लूकोज ही है। ठीक है, तो ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के जो होते हैं इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इस तरीके से देखिए। और तो क्या होगा कि इसी जब ये बॉन्ड से जुड़ जाएंगे ग्लाइकोसिड बॉन्ड से, तो क्या होता है कि ये सब आपस में पास में आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं, और हम देखेंगे कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे पहले उसका किसका पाचन होता है, ग्लूकोज का ही होता है। और जब हम कुछ खा रहे होते हैं, जैसे रोटी या चावल खाते हैं, तो यह जब टूटता है तो ये क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया, जब ये देखिए यही सब पूछता है कि ये क्या होता है। जब हम कुछ खाते हैं, जैसे कि कोई भी अनाज आप समझ सकते हैं, जैसे कि रोटी को ही ले लें, जैसे कि रोटी, तो क्या होता है कि तो यह टूटता है। और ये क्या कहता है, यही टूटने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है, हाइड्रोसिस कहलाती है। हाइड्रोसिस के नाम से जानी जाती है, हाइड्रोसिस के
नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जैसे कि रोटी, जब ये अनाज कोई भी चावल कुछ भी खा रहे हैं तो ये टूटता है। ठीक है, तो ये टूटने की प्रक्रिया, मतलब जब ये टूटता है तो ये टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोसिस के नाम से जानी जाती है। अब हम देखेंगे इसकी रासायनिक संरचना, जो कि यही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना। हाइड्रेट की रासायनिक संरचना, इसके हम लोग फार्मूले के बारे में देखा, ये क्या था, CH2O। ठीक है, तो हम इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। इसकी संरचना जो होती है 3 होती है। कौन कौन सी, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, और दूसरा क्या है कि ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। तीसरा क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कौन कौन से हो गए, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसमें क्या होते हैं, इसमें एक अणु होते हैं, और इसमें मोनो के क्या होते हैं, 2 अणु होते हैं। कितने, 2 अणु से मिलकर, और ये असंख्य अणु या कई अणुओं से मिलकर बने होते हैं। कितने, कई अणु, कई होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि इसमें ये मोनोसेकेराइड हो गया और ओलिगोसेकेराइड हो गया, तीसरा क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। अभी हम देखेंगे कि इसी के अंतर्गत आता है मोनो, डाई, पाली, और हम इसको इसमें जो होता है, इसमें जो कन्फ्यूज़न होती है, इसको हम क्या करेंगे कि ट्रिक के अनुसार भी पढ़ेंगे। ट्रिक से पढ़ने पर क्या होता है कि ये ज़रूर ही याद हो जाएगा और भूलेगा नहीं। तो ये देखिए, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो इसका फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखते हैं। इसका क्या होता है फार्मूला, C6H12O6 होता है। कितना, C6H12O6 होता है, किसका, मोनोसेकेराइड का। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इसे सिंपल शुगर के नाम से जानते हैं। इसे सिंपल शुगर बोलते हैं, फ्री शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्री शुगर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं कि इसे हेक्सोज शुगर भी बोलते हैं, हेक्सोज शुगर भी कहते हैं। ठीक है, और क्या ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। और ये इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी संरचना है इसमें जो कि क्या होता है कि मोनो की एक निश्चित संख्या को बताता है। इसमें ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है कि मोनो के 2 अणु होते हैं ना। तो ये मोनोसेकेराइड को देखिए, इसमें एक अणु है, इसका फार्मूला है C6H12O6। क्या फार्मूला है, C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट का क्या है, CH2O। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अनुपात क्या है, 1:2:1। ठीक, ये सब चीज़ें देखिए बार बार रिपीट करते हैं, जिससे आप लोगों को, अगर आप लोग सिर्फ क्लास भी ले रहे होंगे तो आप लोगों को रट जाएंगी। ठीक, क्योंकि ये समझने वाली चीज़ तो है नहीं। जब बार बार पढ़ेंगे तो क्या होगा कि ये दिमाग में ये आ जाएगी, दिमाग में रट जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि इसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। और इसे क्या कहते हैं, सिंपल शुगर भी कहते हैं, फ्री शुगर भी कहते हैं, इसे हेक्सोज शुगर भी कहते हैं। ये कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं ये 3 कौन कौन से होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सिंपल शुगर या फ्री शुगर, हेक्सोज शुगर किसे कहते हैं, तो क्या, मोनोसेकेराइड को। ठीक है, C6H12O6 किसका सूत्र है, मोनोसेकेराइड का होता है। ठीक है, और ये 3 कौन कौन से होते हैं कि
ये तीन होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। पहला ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और क्या हो गया, ग्लैक्टोज हो गया। तो ये किसके हैं, किसके पार्ट हैं, किसके, मोनोसेकेराइड के हैं। कौन कौन से, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। अब हम आगे देखते हैं इसमें, और ये तो इसके पार्ट हो गए ना, किसके, मोनोसेकेराइड के। यहीं पर लिख देते हैं मोनो के। ठीक है, मोनोसेकेराइड। ठीक, और क्या होगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ना, ये तीन हो गए। ये किसके पार्ट है, मोनोसेकेराइड के। वहाँ अब हम यहीं पर देखते हैं, हमने क्या देखा था, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड। और इसके कितने हैं, तीन। कौन कौन से, डाइसेकेराइड, सेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और क्या है तीसरा, टेट्रासेकेराइड। यहीं पर क्या है, डाइसेकेराइड जो होते हैं ये तीन होते हैं। कितने होते हैं, तीन होते हैं। कौन कौन से, सुक्रोज, दूसरा क्या है, माल्टोज, तीसरा क्या है, लैक्टोज। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होगा, डाइसेकेराइड को हो गए। कौन कौन से, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राइसेकेराइड में जो होता है मोनो के, ट्राइसेकेराइड में मोनो के तीन अणु जुड़ होते हैं, तीन अणु जुड़ने से बनता है। और क्या होते हैं ये, कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, रैफिनोज, और दूसरा क्या है, जेंसिनोज, ठीक। और क्या हो गया, ट्रेटा में क्या हो गया, ये। ठीक है, इसमें ये मोनो के चार अणु होते हैं, मोनो के चार अणु से मिलकर बने होते हैं। इसमें कौन है, एक है स्टेकियोज। तो ये देखिए कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना तीन हुई। कौन कौन सी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज हो गया। ओलिगोसेकेराइड जो होता है वह तीन होते हैं। कौन कौन से, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। इसमें मोनो के दो अणु से मिलकर बनता है, मोनो के तीन अणु से मिलकर बनता है और मोनो के चार अणु से मिलकर बनता है। इसके पार्ट तीन हैं। कौन कौन से, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। कौन कौन से, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और यहीं पर अगर हम आप लोगों को ट्रिक बताएं, देखिए यहीं पर क्या है कि ये देखिए, अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा है, यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो यहीं पर देखिए सुमाला दीदी ना, तो ये क्या हो गया, दी से आप लोग अपने से समझ लीजिए कि ये डाइसेकेराइड हो गया। क्या हो गया, डाइसेकेराइड। ठीक है, और सु से सुक्रोज, एम से माल्टोज, ल से लैक्टोज। ये हो गया ना, सुमाला दीदी। और यहाँ पर देखिए ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, यहाँ पर इसका ट्रिक है कि मोना को देखकर
गूगल मन परखता है। तो देखिए मोना मतलब मोनोसेकेराइड, क्या मोनोसेकेराइड, और मोना को देखकर गूगल मन परखता है। तो गूगल यहाँ पर गू से ये ग्लूकोज हो गया, और यहाँ पर गल से समझ लीजिए ग्लैक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज, और ये परखता से फ्रक्टोज। तो मोना को देखकर गूगल मन फरकता है। तो ये क्या हो गया, मोना से मोनोसेकेराइड, और गू से ग्लूकोज, और क्या गल से क्या हो गया ग्लैक्टोज, फरकता से फ्रक्टोज हो गया। और क्या सुमाला दीदी ओलिगोसेकेराइड जो होता है वह 3 होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। डाइसेकेराइड जो होता है मोनोसेकेराइड के 2 अणु होते हैं, और ट्राइसेकेराइड के मोनोसेकेराइड के 3 अणु होते हैं। टेट्रासेकेराइड में मोनोसेकेराइड के क्या होते हैं 4 अणु से मिलकर बनते हैं। डाइसेकेराइड जो होते हैं ये 3 होते हैं, कौन कौन से, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ठीक है, इसका ट्रिक क्या था सुमाला दीदी। और ट्राइसेकेराइड में जो होते हैं ये क्या होता है कि मोनो के अणु जो होते हैं, इसमें मोनो के कितने अणु जुड़ के मिलकर बनते हैं 3 अणु, कितने 3 अणु के जुड़ने से ट्राइसेकेराइड बनता है। और ये कितने होते हैं 2 होते हैं, एक होता है रैफिनोज, दूसरा क्या होता है जैंसिनोज। पहला क्या है रैफिनोज, दूसरा क्या है जैंसिनोज। और मोनोसेकेराइड के 4 अणु से मिलकर बनते हैं टेट्रासेकेराइड, क्या है स्टैकियोज। तो ये क्या हो गया कि ग्लूकोज के बारे में देखा हम लोगों ने, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के बारे में, ओलिगोसेकेराइड के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि यहीं पर कि ये क्या हो गया कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और यहाँ पर पॉलीसेकेराइड के बारे में देखेंगे। क्या है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ये कितने होते हैं, ये होते हैं कि ये मोनो के कई अणु के जुड़ने से बनते हैं, मोनो के कई अणु जुड़ने से बनते हैं, जुड़ने से बनते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं ये देखिए, इसमें होता है स्टार्च होता है, डेक्स्ट्रिन होता है, और क्या होता है ग्लाइकोजन होता है, और क्या होता है पेक्टिन होता है, पेक्टिन होता है ना। तो ये क्या हो गए 4 हो गए। तो इसमें और भी कई होते हैं। तो ये क्या हो गए कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना के बारे में हम लोगों ने देखा। ये क्या होते हैं, ये 3 होते हैं, कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, और क्या हो गया तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो होते हैं ये कार्बन के, ये मोनो क्या होता है, ये एक अणु के जुड़ने से बनता है। क्या होते हैं इसके 3 होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। तो ये क्या हो गए 3 हो गए। इसका ट्रिक क्या था, मोना को देखकर गूगल मन फरकता है। ओलिगोसेकेराइड जो होता है ये कितने होते हैं 3 होते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। मोनो के 2 अणु जुड़ने से क्या होता है डाइसेकेराइड बनता है, 3 अणु जुड़ने से ट्राइसेकेराइड बनता है, और 4 अणु जुड़ने से टेट्रासेकेराइड बनता है। और अगर कई अणु जुड़ जाते हैं तो ये पॉलीसेकेराइड में चला जाएगा। तो डाइसेकेराइड जो होते हैं ये 3 होते हैं, कौन कौन से, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और क्या है कि मोनो के 2 अणु जुड़ने से क्या बनते हैं ट्राइसेकेराइड बना, 3 अणु जुड़ने से क्या है ये 2 होते हैं, रैफिनोज, जैंसिनोज। ठीक, और क्या है कि ये टेट्रासेकेराइड क्या होता है, इसका एक प्रकार है स्टैकियोज। ठीक, तो यही हो गया। और पॉलीसेकेराइड में जो होते हैं स्टार्च होता है, डेक्स्ट्रिन होता है, और क्या होता है ग्लाइकोजन, पेक्टिन होता है। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे। ये चैप्टर जो होता है हमको लगता है ये 3 दिन में ख़त्म होगा, तो इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे आज। इसकी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर देखते हैं कि मोनो
सेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड ना। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर क्या था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। और डाइसेकेराइड में क्या था, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड में क्या था कि स्टार्च, और क्या था, स्टार्च था, और क्या है कि सेलुलोज है, लोज, ग्लाइकोजन, और क्या है, डेक्स्ट्रीन, पेक्टिन। तो ये क्या हो गए कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड हो गए, डाइसेकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हो गए, और पॉलीसेकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और डेक्स्ट्रीन, पेक्टिन हो गए। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते जाएंगे। ये देखिए कि ग्लूकोज क्या है, यहीं पर देखते हैं। ग्लूकोज क्या है कि इसे जो होता है विभिन्न नामों से, कई सारे नामों से इसको जानते हैं। ग्लूकोज को क्या कहते हैं, ग्लूकोज को कार्न शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्न शुगर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ग्रेप शुगर बोलते हैं, ग्रेप शुगर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्वानो बॉडी बोलते हैं, क्वाइनो बॉडी बोलते हैं। और क्या बोलेंगे, करंट बॉडी बोलेंगे। फिर कोशिकी ईंधन बोलते हैं। और क्या, ब्लड शुगर के भी नाम से जाना जाता है। और क्या, अंगूर की शर्करा बोलते हैं। तो ग्लूकोज को, इसको हम कई सारे नामों से जानते हैं। कौन कौन से, इसे कार्न शुगर बोलते हैं, ग्रेप शुगर बोलते हैं, ग्रेप फ नहीं, यहाँ पर प है, इसे ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं, क्वाइनो बॉडी के नाम से जानते हैं, करंट बॉडी के नाम से जानते हैं, कोशिकी ईंधन, ब्लड शुगर, अंगूर की शर्करा। लेकिन ये कहते क्यों हैं, क्योंकि जो है ग्लूकोज जो है वह तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वह तुरंत एनर्जी देता है। यह कार्बोज का क्या है, सबसे सरलतम रूप है ना, कार्बोज का सबसे सरलतम रूप है। ये टूटता नहीं है और सीधे हमारे ब्लड में मिल जाता है ना। क्या है, ये देखिए हमने क्या कहा कि ये क्या होता है, कार्बोज का सबसे सरलतम रूप है, रूप है या संरचना है। ठीक है, ये टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। ये क्या होता है, ये सीधे ब्लड में मिल जाएगा। और क्या है कि इसमें जो होता है हाइड्रोसिस, की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि ये टूटेगा नहीं ना, तो इसमें हाइड्रोसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। और ये क्या करता है, ये तुरंत एनर्जी देता है। इसीलिए जो होता है, भी देखिए कोई व्यक्ति थका होता है या किसी व्यक्ति को वीकनेस लग रही है तो क्या वो ग्लूकोज पीते हैं, क्योंकि उसको तुरंत एनर्जी प्राप्त हो जाए, तो उसको तुरंत कैलोरी मिले। तो कार्बोज का क्या है, सबसे सरलतम रूप है, क्या, ग्लूकोज है। और ये टूटता नहीं है, ये सीधे क्या करता है, ये ब्लड में मिल जाता है और इसमें हाइड्रोसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। और क्या होता है, इसमें पाचन की भी प्रक्रिया नहीं होती है, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। और क्यों, क्योंकि ये खुद सरलतम रूप में है, ये खुद सरलतम रूप में है।
और ये सीधे ब्लड में मिल जाता है। मिल जाता है और क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है ना, तुरंत एनर्जी देता है। और क्या होता है कि ये जो होता है 80 mg पर 100 dl ऑफ ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए। ब्लड में 80 mg पर 100 dl ऑफ ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए। कितना ब्लड में कितना ग्लूकोज होना चाहिए कि 80 mg। ठीक है, तो हमने देखा ग्लूकोज जो होता है कार्बोज का सबसे सरलतम रूप है। ये टूटता नहीं है, ये सीधे क्या है ब्लड में मिल जाता है। इसमें हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें पाचन की प्रक्रिया नहीं होगी, ये खुद सरलतम रूप में है। ये सीधे ब्लड में मिल जाता है और तुरंत क्या करता है, एनर्जी देता है। 80 mg पर 100 ऑफ ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। और अगर एक चीज़ और समझेंगे यहीं पर कि अगर कोई व्यक्ति जो है ग्लूकोज की मात्रा जो होता है वह उसके शरीर में ज़्यादा हो गई है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो क्या उसकी मांसपेशियों में और किसमें, लीवर में, मांसपेशियों और लीवर यानी यकृत में क्या होता है कि ये किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में मतलब स्टोर हो जाता है। हमने क्या कहा कि अगर व्यक्ति के शरीर में कोई व्यक्ति कोई ज़्यादा ग्लूकोज ले लिया है, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो क्या करता है, वह ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित हो जाता है। और जब कमी हो जाती है, जब कभी कभी ग्लूकोज की कमी होती है तो यही ग्लाइकोजन जो होता है जो जमा है, कहाँ जमा है, यकृत और मांसपेशियों में जमा है, लीवर और मांसपेशियों में जमा है। तो यही ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें मतलब यही ग्लाइकोजन हमें एनर्जी देने का काम करने लगता है। ठीक है, और क्या करता है कि अगर किसी व्यक्ति को मधुमेह है, ठीक है, हमने क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो क्या है, उसे मोनो की फॉर्म नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है, क्योंकि ये तुरंत जाके ब्लड में मिल जाता है। ठीक है, ये तुरंत जाके ब्लड में मिल जाता है और उसका जो होता है शुगर लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। तो उसे मतलब मधुमेह के व्यक्ति को, डायबिटिक पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म दी जाएगी, पाली में। क्यों दी जाएगी, क्योंकि ये तुरंत ब्लड में नहीं मिलता है। पहले ये पाली जाके डाई में टूटेगा, फिर डाई से जाके मोनो में टूटेगा उसके बाद। ठीक है, तो ये इस पर कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, कई तरह के प्रोसेस होते हैं। ठीक, मधुमेह रोगी को हमेशा कौन सी कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म दी जानी चाहिए, पॉलीसेकेराइड की फॉर्म दी जानी चाहिए। अब आगे देखते हैं, हमने ग्लूकोज को देखा, अब क्या है फ्रक्टोज के देखेंगे। फ्रक्टोज को क्या कहते हैं कि फ्रक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। फ्रक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या होता है, यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा। फ्रक्टोज की संरचना क्या होती है, ग्लूकोज की ही तरह होती है।
ग्लूकोज की तरह होती है, लेकिन क्या होती है, ग्लूकोज नहीं होती। ठीक है, अगर मान लीजिए ये उसी की तरह है तो ग्लूकोज नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, ये देखते हैं कि फ्रक्टोज की संरचना जो होती है बिल्कुल ग्लूकोज की तरह होती है, क्योंकि मोनोसेकेराइड के ही रूप, मतलब मोनोसेकेराइड की ही फॉर्म है, मोनोसेकेराइड का ही ये रूप है। ठीक है, पर क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, ग्लूकोज जो होता है वह एल्डिहाइड समूह का होता है। क्या अंतर है ग्लूकोज किस समूह का है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज एल्डिहाइड समूह का है। फ्रक्टोज कीटोन समूह का है। फ्रक्टोज क्या होता है, ये क्या होता है, कीटोन समूह का है। ग्लूकोज किस समूह का है, एल्डिहाइड समूह का है, और फ्रक्टोज कीटोन समूह का है। फ्रक्टोज का भी संग्रह कहाँ होता है, कि फ्रक्टोज का भी संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक, इसका भी संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। के रूप में होता है। क्या होता है कि सुक्रोज जो है ये किसकी है, सुक्रोज जो है यह डाइसेकेराइड की फॉर्म है, सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो होता है ये क्या होता है, सुक्रोज जो होता है ये शर्करा के टूटने पर मिलता है। ठीक है, हमने क्या बताया, सुक्रोज किसकी फॉर्म है, डाइसेकेराइड की फॉर्म है, यह शर्करा के टूटने पर मिलता है। ठीक है, और अब हम देखते हैं यहीं पर फलों में फ्रक्टोज की मात्रा कितनी होती है, 2 से 5% होती है। उसके बाद किसमें, शहद में कितनी होती है, 30 से 40% होती है। ठीक है, और किसमें, गुड़ में 8% होती है। तो हमने देखा कि फ्रक्टोज जो होती है इसी को फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। फ्रक्टोज की संरचना जो होती है बिल्कुल ग्लूकोज की से मिलती जुलती है। ग्लूकोज जो होता है वह एल्डिहाइड समूह का है, लेकिन फ्रक्टोज जो होता है वह कीटोन समूह का है। और ग्लाइकोजन के रूप में फ्रक्टोज भी इकट्ठा होती है शर्करा। इसकी क्या होता है कि सुक्रोज जो होता है वह शर्करा के टूटने पर मिलता है। सुक्रोज जो है किसका भाग है, यह डाइसेकेराइड का भाग है। ठीक, आगे देखते हैं कि किसमें कितना परसेंट फ्रक्टोज मिलता है। फलों में 2 से 5% और शहद में 30 से 40%, गुड़ में 8%। अब ग्लैक्टोज देखते हैं क्या है। हमने क्या देखा कि ग्लूकोज देखा, फ्रक्टोज देखा, अब हम देखेंगे ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज जो होता है वह क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से प्रकृति में स्वतंत्र रूप से क्या होती है, यह नहीं पाई जाती है, यह शरीर में बनता है। ये क्या करता है, शरीर में बनता है। ये किसके प्रकार है, ग्लैक्टोज जो होता है। पहले ये देखिए, ग्लैक्टोज जो होता है ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, ये शरीर में बनता है। डाइसेकेराइड की प्रकार जो होती है कि डाइसेकेराइड की प्रकार जो ग्लैक्टोज होता है वह लैक्टोज जो, ये डाइसेकेराइड की फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी ना, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। डाइसेकेराइड की प्रकार जो होती है वह लैक्टोज होती है ना, डाइसेकेराइड की लैक्टोज।
लैक्टोज कहाँ पाई जाती है? यह दूध की शर्करा होती है। किसकी शर्करा? दूध की शर्करा होती है। लैक्टोज जब पाएगा तो उसमें क्या होते हैं? इसके 2 अणु मिलेंगे कि ठीक, इसके 2 अणु मिलेंगे, 2 अणु मिलेंगे कौन कौन सी? लैक्टोज किससे बना है? देखिए ये ना, ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना है। किससे? कौन कौन से? ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना है। जैसा कि देखिए, ये देखिए ग्लूकोज, ठीक है, और क्या है? लैक्टोज, ठीक है। तो ग्लैक्टोज क्या है? प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है, ये शरीर में बनता है। डाइसेकेराइड का प्रकार जो होता है, लैक्टोज दूध की शर्करा होती है, और ग्लैक्टोज जो होता है यह 2 अणु इसके मिलते हैं। कौन कौन से मिलकर? ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डाइसेकेराइड की फॉर्म क्या कौन कौन सी है? मोनो डाई, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। कौन कौन से? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो एक एक करके हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। आज हम लोगों ने क्या एक तरीके से देखा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा। इसका फार्मूला क्या है? CH2 है। ये इसकी फार्मूला जो है किससे मिलते जुलते हैं? वह जल से मिलता जुलता है। और मोनोसेकेराइड जो होता है वह 1 अणु से मिलकर बनता है, और मोनोसेकेराइड की 2 अणु जो होती है वो डाइसेकेराइड में होती है, और असंख्य जो होती है वह पॉलीसेकेराइड में होती है, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? इन लोगों के इसके प्रकार देखिए। मोनोसेकेराइड जो होता है, मोनोसेकेराइड कौन कौन से थे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज होता है। कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज होता है। और इसकी हमने ट्रिक भी बताई, मोना को देखकर गूगल मन फरकता है। उसके बाद क्या है? दूसरा क्या है? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का इसका सूत्र क्या है? सुमाला दीदी। दी से द से डाइसेकेराइड हो गया, और सु से हो गया सुक्रोज हो गया, और म से माल्टोज, और ल से लैक्टोज हो गया। तो हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी हद तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे क्या देखेंगे? डाइसेकेराइड के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे।